हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले दो वीडियोस में हमने आपके CITS सिलेबस की एक नई यूनिट शुरू करी थी, दैट इज़ यूनिट नंबर 1, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, जिसके दो पार्ट हम लोगों ने पहले पढ़े थे। जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी कि ट्रेनिंग क्या होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, एजुकेशन क्या है। इन सारी बेसिक टर्म्स के बारे में जाना था, जो कि ज़रूरी है आपको एज ए इंस्ट्रक्टर इन चीज़ों के बारे में जानना। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इंस्ट्रक्टर के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के ट्रेड्स क्या होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको काम करना है, कि जिसके तहत ये CTS और CITS कोर्सेज चल रहे हैं, इतना स्किल डेवलपमेंट पे फोकस दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या रिक्वायरमेंट हुई, और कौन इंडिया में इन सब कामों को करता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में, और शुरू करेंगे जो कि है आज का टॉपिक, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ DGT। इसमें सबसे पहले हम लोग DGT के बारे में ही बात करेंगे कि DGT है क्या। DGT का पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब प्रशिक्षण निदेशालय। DGT इज़ द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत DGT जो है वो एक उच्च संगठन होता है। प्रीवियसली इट वॉज नोन एज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर। तो पहले ये लेबर और मिनिस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत आता था और इसे कहा जाता था DGET। अभी ये DGT के नाम से जाना जाता है, पहले DGET कहा जाता था इसको। इसका मुख्य काम यही है कि इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट है, जिसको स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है लगातार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जो कंट्री का डेवलपमेंट करता है, उसके लिए स्किल्ड मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, ग्रांटिंग एफिलिएशन, ट्रेड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन आर सम मेजर रोल्स ऑफ DGT। सो जिसकी हमने अभी बात करी थी कि इकोनॉमी को स्किल्ड मैन पावर सप्लाई करना है, कैसे करेंगे, उसके लिए जो फॉर्मुलेशन पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन या पॉलिसी का नीति निर्माण करना होता है व्यावसायिक शिक्षा के लिए, व्यावसायिक ट्रेनिंग के लिए, वो करते हैं। एफिलिएशन ग्रांटिंग, इससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका एफिलिएशन को ग्रांट करना, ट्रेड की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, ये सारे कुछ मेजर रोल्स होते हैं जो है DGT के हैं। अब DGT इन रोल्स को, इन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो खुद नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एक एपेक्स संगठन है और उसको एक सारा कुछ इन चीज़ों पर नज़र रखनी है, निगरानी रखनी है और अपने लुक आफ्टर में ये सारी चीज़ें करानी है। सो इससे रिलेटेड कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इन सारे कार्यों को पूरा करते हैं। अब एक एक करके हम उनके बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसे कहा जाता है NCVT, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो जैसा कि नाम ही दिया है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एक काउंसिल है ना, राष्ट्रीय परिषद होता है ये वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, इसका नाम ही हुआ, ठीक है। तो ये जो परिषद या काउंसिल होता है किस किस से मिलकर बना होता है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट मिनिस्ट्रीज़ के, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन सब से मिलकर बना होता है NCVT या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसको सेटअप किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने 1956 में। ये सन आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और अब ये किस में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अब ये उसके अंतर्गत आता है। इसका मेन काम क्या है, एस्टेब्लिशिंग एंड अवॉर्डिंग नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ NCVT। जो NTC सर्टिफिकेट दिया जाता है CTS पूरा करने के बाद, उसको एस्टेब्लिश करना और अवार्ड करना, ये मुख्य काम है किसका, NCVT का। अभी होगा कैसे, इसके लिए जो भी NTC अवार्ड करना है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे स्टैंडर्ड बनाना सिलेबस का, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, टूल्स एंड मशीन्स के स्पेसिफिकेशंस और क्या रिक्वायरमेंट होंगी, क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल स्टाफ, क्या होना चाहिए टेक्निकल स्टाफ का क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी फॉर अवार्डिंग NTC और इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन आदि, ये जितने भी काम हैं वो कौन करता है, वो NCVT करता है, ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे DGT करता है कि NCVT, तो एक्चुअल में NCVT ही कर रहा है, बट DGT के रोल्स के बारे में जब बात करेंगे तो ये उसके भी रोल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन अभी जो हमने NCVT देखा, अगर स्टेट में हो तो वो कहलाएगा स्टेट काउंसिल, जिसे कहा जाएगा SCVT, ठीक है।
ये क्या करता है, स्टेट में जो कि स्किल डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देने के लिए जो पॉलिसी फॉर्मेशन का काम होता है स्टेट लेवल पर वो करता है SCVT। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, या जिसे कहा जाता है CTS। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इनिशियली स्टार्टेड द वॉर टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम इन द ईयर 1940 एट कोनी बिलासपुर। तो सबसे पहले जो चालू करा था, जब रिक्वायरमेंट ये हुई कि स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है देश को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ये चालू हो गया था, तो उस टाइम पर 1940 में टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम शुरू करी गई थी, और जो कि चालू करी गई थी कहाँ पर, कोनी में। ये वॉर टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम थी। कोनी कहाँ पर है, बिलासपुर में है, आज छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। द वॉर टेक्नीशियन स्कीम वॉज लॉटर फॉलोड बाय द टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम 1946 में टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम शुरू हुई, और इसी बीच में एक्स सर्विसमैन की ट्रेनिंग स्कीम भी शुरू हो गई थी 1945 में, और बाद में 1950 में सबको क्लब कर आम लोगों के लिए भी ये चालू किया गया। और भारत में जो व्यावसायिक शिक्षा है इसको और व्यापक करने के लिए ये सभी के लिए, आम नागरिकों के लिए भी कर दी गई इसको। और 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनिशिएटेड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। 1950 में इस स्कीम को शुरू करा गया, जिसके तहत शुरू में 50 ITIs खोले गए थे, और आज जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कई ITI हैं जो कि हमारे को जो स्किल्ड लेबर है, जो माफ़ कीजिएगा, जो हमारे को जो स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा कर रहे हैं ये ITIs। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है इंडिया को स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत को पूरा करना, जो कि देश की ग्रोथ में काम कर सके। ठीक है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिज का हो, इसके लिए एक कोर्स शुरू किया गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से 2012 में, जिसमें कि IT स्किल्स, इंग्लिश लिटरेसी, लेबर वेलफेयर रूल्स, एंटरप्रेन्योरशिप और क्वालिटी टूल्स, सेफ्टी, इन सारी चीज़ों पे लेकर, इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर एक ब्रीफिंग को लेकर एक सब्जेक्ट शुरू करा गया, जिसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नाम दिया गया। जुलाई 2012 से इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा का जो भी कौशल से संबंधित पाठ्यक्रम और नॉलेज से रिलेटेड पाठ्यक्रम है वो तो होता ही है CTS स्कीम में, और CTS स्कीम के अंदर ही आपके जितने भी देश भर में ITI हैं ये कार्य कर रहे हैं। तो आई होप CTS क्या है ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। सो ये चालू हुई थी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब देश में CTS चालू हो चुका था, CTS कोर्स ITIs हो चुके थे, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो देश के विकास के लिए उद्योगों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं। और जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ अपग्रेड होती हैं, जिस तरीके से नए नए टेक्निकल एडवांसमेंट आते हैं, उसी हिसाब से स्किल को भी अपडेट होना, स्किल को भी एडवांस होना एक बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए क्या है, जो इंस्टीट्यूट्स में जितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि उतनी काफ़ी नहीं है, इससे आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। रियल टाइम एक्सपीरियंस ज़रूरी है ट्रेनिंग्स के लिए, और एक्चुअल वर्क कैसे हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वहाँ लगकर ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो 100 सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट आ रही थी, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को शुरू किया गया, जो कि DGT जो है MSDE के अंदर ये मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रेंटिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस। तो ट्रेड अप्रेंटिस की यहाँ पर बात आ रही है। ये ट्रेड अप्रेंटिस क्या होता है? ट्रेड अप्रेंटिस हमारे यहाँ के ही ट्रेनिंग होंगे जो CTS करे हुए 10th और 12th के बाद, या 10th या 12th के बाद, 8th के बाद जिन्होंने CTS कोर्स करा हुआ है, उसके बाद जो अप्रेंटिसशिप के लिए इंगेज होते हैं वो कहलाते हैं ट्रेड अप्रेंटिस। अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएट अप्रेंटिस, तो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद हो जाएगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करूँगा अगर मैं, तो जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। और टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस ये होते हैं वो जो 2, 4, 5 मंथ के हमारे जो स्पेशल कोर्स चलते हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद जो अप्रेंटिसशिप में कदम रखते हैं वो कहलाते हैं टेक्निकल वोकेशनल अप्रेंटिस। सो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया कि कितने टाइप के अप्रेंटिस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल भी होते हैं, क्योंकि 261 ट्रेड्स में यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चल रही है इंडिया के अंदर। तो अगर उसके अलावा भी कोई ट्रेनिंग ऐसी लगती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को, तो उस पर भी ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो कहलाता है ऑप्शनल अप्रेंटिस। सो इस तरह की कुछ हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर इस तरीके के कुछ अप्रेंटिस होते हैं। लेकिन जो MSDE होती है वो रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है किसको, आपकी ट्रेड अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग को।
रीजनल डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिन्हें कहा जाता है RDAT, जो हमारे यहाँ एक भोपाल में भी इसका ऑफिस है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट को ट्रेड अप्रेंटिस के रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है वहाँ पर या जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम किसका है? RDAT का है। और अगर स्टेट में ही मैं बात करूँ इसी काम को तो ये करा जाता है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र के द्वारा। आगे बात करेंगे, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल होता है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि किस तरीके की पॉलिसीज़ होना चाहिए, क्या नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स होना चाहिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में। तो ये सारा कुछ काम कौन करता है? CAC या सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। हमारा जो है MSc या DGT है वो किस पे काम करेगा? वो करेगा किसके मॉनिटर करेगा? वो ट्रेड अप्रेंटिस को करेगा। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्शन, माफ़ कीजिएगा, इसमें एक चीज़ बताना और मैं भूल गया। इससे रिलेटेड जो है ट्रेड अप्रेंटिस हमारे यहाँ जो होते हैं इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसके लिए अप्रेंटिस के लिए 14 वर्ष रखी गई है। और किसी भी इंडस्ट्री का 2.5% से लेकर 10% तक जो होता है उनके वर्कर्स का, उतना अप्रेंटिस रखा जा सकता है एज़ पर रूल। अप्रेंटिसशिप एक्ट जो आया था वो 1961 में आया था, इसमें 1973 में अमेंडमेंट आया, इसके बाद 2014 तक कई अमेंडमेंट आए हैं और इसमें समय समय पर कुछ बदलाव करे गए हैं, जो कि अभी कुछ समय पहले ही जो इनके मानदेय दिए जाते थे उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको बनाऊंगा। तो ये लेकिन इतना आपको जानना ज़रूरी है कि मिनिमम आयु कितनी 14 वर्ष होती है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। और इसके बाद साल में 2 बार ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के नाम से अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम्स होते हैं और जिसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशू करा जाता है NCVT के द्वारा, ठीक है, जिसे NAC कहा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम की। सो क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर स्कीम जो ट्रेनिंग स्कीम थी ये चालू हुई थी 1948 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं जो कि टेक्नीशियंस को ट्रेन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करना, ताकि स्किल और नॉलेज का जो हैंड्स ऑन ट्रांसफ़र है ये बिल्कुल प्रॉपर्ली हो सके और ये बिल्कुल सटीक हो सके, एक इफ़िशेंट वे में उनको स्किल और नॉलेज का ट्रांसफ़र किया जा सके। इसके लिए जो इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग थी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए CITS स्कीम को शुरू किया गया था। एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई और सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSTRI जिसे कहा जाता है, ये दोनों ही 1968 में एस्टेब्लिश हुए थे। और जैसा कि ये जिस टाइम से 1948 से शुरू हुआ था, कंटिन्यूसली इसमें कई सारे सेंट्रल लेवल पर इंस्टीट्यूट हुए, ATIs चालू हुए जिन्हें बोला जाता है एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस कई सारी जगह शुरू हुए थे। इसके बाद सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फॉरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस तरीके के कई इंस्टीट्यूट शुरू हुए। लेकिन बाद में ये चीज़ फील करी गई कि स्टिल ये जो ट्रेनिंग हम करा रहे हैं क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर की, ये अभी भी कुछ कहीं हद तक कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए स्टेट लेवल पर और यूनियन टेरिटरीज लेवल पर भी इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है। और इसी को देखते हुए 2012 में 2010 में ही ये माने इसकी अनुमति मिल गई थी कि स्टेट लेवल पर भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं जहां पर इंस्ट्रक्टर को ट्रेन किया जा सके। और 2012 में ITOT को सेट करने के लिए जो गाइडलाइन थी वो शुरू कर दी गई थी जनवरी 2012 में, जिसे कहा जाता है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। जो हमारा इंस्टीट्यूट है भोपाल, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो 2012 में इसकी गाइडलाइन शुरू करी, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण इस नाम से इसको शुरू किया गया। तो ये जो स्टेट लेवल पर जितने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण देते हैं उन्हें ITOT कहा जाता है, ठीक है। और सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैज़ मर्ज्ड विद एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जून 2017 में जो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसा मैंने आपको बताया था कई अलग अलग हैं, इनको मर्जर कर दिया गया था। इसे कब करा गया? जून 2017 में इनका मर्जर करा गया। और आज की डेट में ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ATI है, CTI है, FTI है, NVTI, RVTI, इन सभी इंस्टीट्यूट्स का काम सब एक ही था, इंस्ट्रक्टर को ट्रेन करना अपने अपने तरीके से, अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी अलग अलग
ट्रेड्स में और अलग अलग सेक्टर में, लेकिन स्टिल एक काम करने के बाद भी इनका एक अर्थ निकल कर नहीं आ रहा था, एक समझ निकल कर नहीं आ रही थी लोगों के बीच में। इसलिए इन सबको नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अप्रैल 2018 से NSTI नाम दे दिया गया। सो अब कोई FTI ATI नहीं, अब सीधा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ही जाना जाता है। सेंट्रल लेवल पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं हमारे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के, अब सब कहे जाते हैं NSTI, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम से जाने जाते हैं। अप्रैल 2018 से इनको ये नाम दे दिया गया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। आगे बात करते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी की, जिसे NSDA। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी चर्चा किया हुआ था, जब हम लोगों ने NSQF यूनिट 12 आपका करा था, वहाँ पर एक बार ही आया था, लेकिन इसको आज थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। NSDA is a quality assurance and policy research body of MSDA, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की एक क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता निर्धारण और पॉलिसी रिसर्च बॉडी होती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे जून 2013 में नोटिफाइड किया गया था। ठीक है। टेकिंग ऑल इट्स ए नोडल एजेंसी फॉर स्टेट डेवलपमेंट मिशन, मुख्य इसका काम यही है कि स्टेट डेवलपमेंट मिशन है उसके लिए ये नोडल एजेंसी होती है। और अगर मैं बात करूं कि NSDA की नोडल एजेंसी, तो अगेन वही DGT हो जाएगी, NSDA की नोडल एजेंसी। ठीक है। अब क्या है, ऑल जितने भी पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं, इसका मेन काम, ये जो मुख्य काम मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना और इससे आगे जो भी स्किलिंग टारगेट्स थे जिनको प्लान किया गया था, उनको पूरा करने के लिए जो भी स्टेप्स लेना है वो NSDA करेगा। इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, NSDC, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और हार्मोनाइजेशन करके जो भी पॉलिसीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेना है उसमें ये काम करते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की जितनी भी स्कीम्स जो चल रही हैं उन सभी को इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि वो सही तरीके से क्रियान्वित हैं या नहीं हैं। NSQF का क्रियान्वयन और संचालन करना भी कौन करता है, NSDA ही करता है। ये भी एक कार्य होता है NSDA का, NSQF का क्रियान्वयन और संचालन, जिसके बारे में हम लोग यूनिट 12 में डीप में बात कर चुके हैं। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NSRD डिवीज़न, नेशनल स्किल रिसर्च डिवीज़न, इसकी बात करेंगे। नेशनल स्किल रिसर्च डिवीज़न क्या होता है, ये NSDA के अंदर एक थिंक टैंक का कार्य करता है जो कि स्किल डेवलपमेंट या स्किल से रिलेटेड जो रिसर्च कार्य हैं उन सब को करेगा। सो NSRD जो नेशनल स्किल रिसर्च डेवलपमेंट है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो NSDA के अंतर्गत ही आता है। तो आई होप ये NSDA के बारे में जो इसके मुख्य काम थे और कभी आया ये आपको समझ में आया होगा। मेन इसका काम यही है कि जो भी स्किल टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो भी स्टेप्स लेना है पॉसिबल, वो NSDA करता है। आगे बात करते हैं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCVET, ये एक नई टर्म आ रही है। तो NCVET वॉज नोटिफाइड बाय MSDE ऑन 5 दिसंबर 2018। जनरली इसको ये बोला जा रहा है कि NCVT और NSDA का जो मर्जर है वही कहलाता है NCVET। NCVET will subsume the existing skill regulatory bodies NSDA and NCVT and will act as an overarching skill regulator। इसका मतलब क्या है कि जो भी मौजूदा कौशल नियामक निकाय हैं NSDA और NCVT को एक नियम के अंतर्गत करेगा और व्यापक कौशल नियामक के रूप में काम करेगा। मतलब एक ब्रॉड या व्यापक तौर पर ये कौशल रेगुलेटर, स्किल रेगुलेटर के रूप में ये काम करेगा। कौन, NCVET। जनरल इसके कार्य वही हैं जो कि NCVET और NSDA के कार्य हैं। रिकग्नाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ अवॉर्डिंग बॉडीज, assessment bodies and skill related information providers is the major function of NCVET। अब जो NSDE और NCVET काम कर रहे हैं उस पे जो रेगुलेशन करना है, उन पे जो नियंत्रण नियामक का काम करना है वो कौन कर रहा है, वो कौन ये कर रहा है, NCVET। तो आई होप ये NCVET क्या है आपको समझ में आया होगा। मेन आपको उसका डेट याद रखना है कि इसे कब नोटिफाइड किया गया था और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर काम कर रहे हैं और इसका मुख्य काम क्या है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हिंदी में से क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है। अवार्डिंग निकायों को आकलन एजेंसियों
कौशल सूचना प्रचालनों और प्रशिक्षण निकायों को मान्यता प्रदान करने, उनकी निगरानी करने और विकास गुणवत्ता सुधार लाने का काम कौन करेगा? NCVET। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये आखिरी लाइन जो थी इसी का मतलब मैंने आपको समझाया। मेन आपको ये याद रखना है कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, बस इतना ये चीज़ आप समझ लीजिए। रेगुलेटरी बॉडी मतलब एक नियामक का कार्य करेगा, जो भी काम जो कर रहे थे। NCVT जैसे अवार्डिंग करता था, आपके असेसमेंट सर्टिफिकेशंस का, उनके लिए काम करेगा। और स्किल रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स या जो भी पॉलिसी मेकिंग के स्टेप्स लेना थे जो NSDA करता था, उस पर भी एक रेगुलेटर की तरह कार्य करेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या होता है? NSDC is a non-for-profit public limited company incorporated on July 31, 2008 by Ministry of Finance as public-private partnership model. So इसको चालू करा था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने। एक PPP मोड के अंदर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है कि जो इंडिया के अंदर आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल लेवल पे जो हम स्किल रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए जिन इंस्टीट्यूट्स को बनाना चाहते हैं, उनके लिए फ़ंडिंग का काम एक तरीके से कौन करेगा? NSDC करता है। उन इंस्टीट्यूट्स के लिए फ़ंडिंग का काम कौन करेगा? NSDC करेगा। अब इधर इसकी बात क्यों करी जा रही है? क्योंकि इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है उसका हिस्सा है 51% और बाकी का 49% जो स्टैक है या जो हिस्सा है वो है MSDE का। NSDE aims to promote skill development by catalyzing creation of large quantity and for profit vocational institute। तो ये सारे काम इसके अंतर्गत आते हैं। NSDC का मुख्य काम क्या होगा? बड़े गुणवत्ता और लाभ के लिए व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को उत्प्रेरित करके कौशल के विकास को बढ़ावा देना होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन होता है ये जो प्रॉफिटेबल वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको बनाने की फंडिंग को प्रोवाइड करता है और फंडिंग करके जो इंडिया के अंदर स्किल की जो गुणवत्ता को बढ़ाना है उसके लिए काम करता है। तो इसमें मेन चीज़ याद रखने वाली बात कौन सी है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है, ये उसके द्वारा बनाया गया है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, लेकिन इसमें जो स्टैक है MSDE का वो 49% का और मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का है वो है 51% का, या जब मैं बोलूँ प्राइवेट सेक्टर का जो स्टैक है वो है 51% का। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का मैं स्टैक बोल रहा था। मिनिस्ट्री प्राइवेट सेक्टर का जो स्टैक है बैलेंस वो 51% का है और बाकी 49% है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSDE के थ्रू होल्ड करती है। एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, शुरू में मैंने इसको आपको इस तरीके से डिक्टेट किया। चलिए आगे देखते हैं, कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसीज़ हैं जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ़ंड जो है ये 2009 में किया गया था, इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये फ़ंड रेज करता है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स के द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए। कंट्री के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट करना है उसके लिए जो फंड जनरेट करना होता है वो कौन करता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ़ंड, जिसे 2009 में शुरू किया गया था। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप IIE, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, जो कि गुवाहाटी में भी संचालित है। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये पॉलिसी आई थी 2015 में, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी ये आई थी 2009 में, जिस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी जो स्कीम निकली आत्मनिर्भर इंडिया, ये कब आएगी? आत्मनिर्भर भारत जो अभी दी गई थी 2020 में, ये कोरोना काल में इस पॉलिसी को भी लाया गया था। तो कुछ इसी रिलेटेड, नई जानकारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप ये जो जानकारी आपको समझ में आई होगी और ठीक लगी होगी। पूरा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, तो कई बार इसमें हम लोगों को समझाने लायक ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं थी। फिर भी कोशिश करिए कि आप इसको एक बार माइंड में रख सकें। तो पढ़ते रहिए और टेस्ट के लिए तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच।